हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की शानदार क्लास में आप सभी का। आज हम लोग स्टैटिक जीके और जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जो कि एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हम लोग बेस्ट कंटेंट के साथ सभी अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा कि पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है। जो भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है। तो कब से कब तक माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश का काल होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यानी कि 11वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चंस में अगर हम लोग आंसर की बात करें तो पंचायती राज का जिक्र किया गया है, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे दल बदल की बात करें और भूमि सुधार की बात करें और फिर समवर्ती सूची की बात करें, तो समवर्ती सूची की बात करें तो ये 7वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में समवर्ती का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग भूमि सुधार की बात करें तो ये 9वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे दल बदल की बात करें तो ये 10वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। अब फाइनली अगर हम लोग 12वीं अनुसूची की बात करें कि 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, तो नगर पंचायत का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? नगर पंचायत का जिक्र किया गया है। ठीक है, याद रखना है। और 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, तो भाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये सभी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र किया गया है, जो कि 24 अप्रैल को हम लोग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि कौन सा अनुच्छेद जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था। तो किस पर था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस आर्टिकल के अंतर्गत लेता है। तो किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आर्टिकल 143 के अंतर्गत, 143 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जहन में रखना है। और इसके बाद अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था, तो कृषि का विकास। यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए वही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम चर्चा करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 58वां हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 2023 का दिया गया है। और किसे दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखना कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। ठीक है, एक तो ये हो गए। और इनको किस भाषा के लिए दिया गया है, तो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं सिर्फ शॉर्ट में ही लिख सकता हूँ। अब एक तो पहले व्यक्ति तो ये हो गए, और दूसरे व्यक्ति हो गए गुलजार। ठीक है, क्या हो गए? गुलजार। गुलजार को भी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और किस भाषा के लिए इनको दिया गया है, तो
इनको उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 58वां 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है और गुलजार को दिया गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, जहन में रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट। क्या? नीरजा भनोट याद रखना, भारत की पहली महिला थी जो कि इनको अशोक चक्र दिया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा साफ साफ। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा, ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनटीपीसी टायर 1 28 अप्रैल 2016 को तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आरती शाह। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि हम उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है आरती शाह जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी। ठीक है, और जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरपीएफ हो गया और एएलपी यानी कि लोको पायलट हो गया, और हाल ही में अभी नोटिस जारी हुआ कि एनटीपीसी ग्रुप डी की भी वैकेंसी आनी है। तो इन सभी एग्जामों के लिए आपको ये क्वेश्चंस याद रखना है और इससे रिलेटेड आपको ये याद रखना कि जैसे कोई इंग्लिश चैनल माउंट एवरेस्ट पर कौन सबसे पहले गया है, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो कौन थी मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली महिला? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कुमारी रीता फारिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मई 1939 में किया गया था। और किसने किया था? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें कि कौन सा मुगल शासक था जो कि वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आप सभी को पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो औरंगजेब मुगल शासक था जिनको वीणा बजाने का बहुत ही शौकीन था। और ये दोस्तों क्या किया था कि खुद तो वीणा बजाता था लेकिन इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर लगा दिया था? संगीत पर तो लगा दिया था और खुद अपना वीणा बजाता था। ठीक है, तो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध औरंगजेब था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीणा से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत वर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था? ये यूपी SSSC पीटी के एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आया था कि किस अधिनियम के तहत वर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहन में रखना है, अधिनियम 1935 के तहत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। वर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जितने भी सागर हैं, जितने भी मरुस्थल हैं, उनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताओ कैस्पियन सागर जो है किन देशों के बीच है? तो रूस और कजाकिस्तान के बीच है। याद रखना है, जहन में रखना है कि रूस और कजाकिस्तान के बीच है
कैस्पियन सागर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झील का कि ओनेगा झील किस देश में स्थित है। तो किस देश में ओनेगा झील है, तो राइट आंसर हो जाएगा रसिया। ठीक है, रसिया यानी कि रूस में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि बैकाल झील कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है बैकाल झील, तो राइट आंसर हो जाएगा ये भी रसिया में स्थित है यानी कि रूस में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ओनेगा झील, क्या ओनेगा झील कहाँ पर है, तो रूस में है, और बैकाल झील भी कहाँ पर है, रूस में है। तो आपको दोनों बातें याद रखना है, जहन में रखना है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो याद रखना ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है। तो दोनों सही हैं, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हैं इसके। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगर वाकई में सेशन आपको शानदार लग रहा है तो आपको लाइक जरूर करना है सेशन को। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2023 का है कि एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो चीन के हांगजू शहर में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम लोग यहां पे बात करें कि एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो 100 प्लस मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन था और इसका 19वां संस्करण खेला गया था। चीन के हांगजू शहर में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था और 19वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो कि 2026 में ये याद रखना जो एशियन गेम है, एशियाई खेल है, ये हर 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। लेकिन 2022 में इसका आयोजन किया जाना था, तो कोरोना के चक्कर में 2023 में इसका आयोजन किया गया था। तो अब 2026 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो यानी कि 20वें एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में कहां पर किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जापान में किया जाएगा, जापान के नागोया शहर में। कहां पर, जापान के नागोया शहर में, जापान के नागोया शहर में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन। तो याद रखना है, जहन में रखना है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर शुरू किया गया था। तो ये भारत में शुरू किया गया था, भारत के न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना। अब इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो थीम भी पूछा जा सकता है, इसकी थीम भी निर्धारित की गई थी, तो वो भी मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। G20 2023 की थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। G20 2023 की थीम थी, आपको याद रखना। और G20 2023 का जो आयोजन भारत में किया गया था, इसका 18वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा, पुस्तक से रिलेटेड है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, आपको पहली बार शायद ये पुस्तक सुनने को मिल रही है कि अनहैप्पी इंडिया भी एक पुस्तक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो ये भी आपको याद रखना, बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ठीक है, अब महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हरगिला महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। असम में हरगिला पक्षी पाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हरगिला महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन किसने इसकी स्थापना की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, CR दास ने इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्थान की जगह स्थापना लिखना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है।
तो ये बात आपको याद रखना है, ध्यान में रखना। नीचे भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है। तो वहां से आप लोग इस पीडीएफ को एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था। अब देखो, गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लेकिन तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू किया गया था। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू किया गया था, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना, अगर ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। और कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो महात्मा गांधी आप लोग याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी साहब थे, जो कि तीनों 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान में रखना है। देखो, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिखा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोक नृत्य से कि डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है डिमसा, ठीक है, आधिकारिक लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद से। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है, जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सार्क में कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं, तो टोटल 9 सदस्य देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से याद रखना, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, और बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, और इंडिया हो गया यानी कि भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाक हो गया यानी कि पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान 2007 में सदस्य देश बना था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 8 दिसंबर, याद रखना 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर की अगर हम लोग बात करें तो आर्कटिक महासागर है। अगर कभी ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। फिर अगर विश्व का छोटा अगर पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर है। याद रखना है, जितने भी महासागर है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखना है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। अजीब नाम है, अजीब क्वेश्चन से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन है ज्वाला गुट्टा, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जनगणना को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है जनगणना को, और 7वीं अनुसूची में समवर्ती का भी जिक्र है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ किसी की जनसंख्या कम पूछी जाती है, किसी के क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, जनगणना से संबंधित आपको क्वेश्चंस दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था। तो 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वांतो पैबो को। तो यहाँ पे
ए ऑप्शन हो जाएगा क्लियर आंसर। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार नोबेल का पुरस्कार 2022 में स्वांतो पैवो को दिया गया था। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस की बात करें कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब इसमें वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, तो 193 हैं। ये भी आपको याद रखना है, जहन में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सेशन में लास्ट तक रुके रहे तो आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाएंगे और कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आपको याद भी रहेंगे जो आपने नहीं आज तक पढ़े हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसा कभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस सेशन को देखने के बाद आपको एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी चर्चा की गई थी, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे कि 2023 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया था। एक जगत गुरु राम भद्राचार्य को, गुलजार को दिया गया था। यानी कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार या पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में तो दिया जाता है, यानी कि किसी किसी को संस्कृत के लिए दिया जाता है, किसी को उर्दू भाषा के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, त्योहार से रिलेटेड है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम की बात करें तो एक केरल राज्य का है ओणम त्योहार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सरहुल त्योहार कहाँ का है। तो सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो जूट को जाना जाता है, जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1991-92 में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 1991-92 की बात है, तो पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे भारत के और इनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत रत्न कहाँ बनाया जाता है। कभी कभी हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे, क्या भरोसा एग्जामिनर के ऊपर। तो ये पश्चिम बंगाल के अलीपुर में भारत रत्न बनाया जाता है, जो कि पीपल का जो पत्ता होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए क्वेश्चन बनेगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो अरुणा आसफ अली थी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे। तो आप सभी को पता होगा सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये अमेरिका और क्यूबा इन दो देशों का बेसबॉल जो है वो राष्ट्रीय खेल है, जहन में रखना है, ठीक है। अगला है कि बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है।
तो बटरफ्लाई जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तैराकी से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद थे। अब गुरु गोविंद से रिलेटेड एक बात और याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है हर बार, खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, गुरु गोविंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये खजुराहो में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी बात करें कि खजुराहो का मंदिर किन के द्वारा बनाया गया था? तो चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदर भारत, ठीक है। याद रखना है, नाम चेंज से जितने भी नामकरण होते हैं, जिनके भी नाम बदले जाते हैं, वो भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? सुंदर भारत कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पाखल झील की, तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना पाखल झील स्थित है। अगला है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है, केरल। तो केरल से याद रखना साइलेंट वैली। क्वेश्चन बनेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है 2012 में APPSC के एग्जाम में, कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे? तो क्या बजाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये वायलिन बजाते थे, ठीक है। क्या बजाते थे? वायलिन। तो याद रखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जाएगा अगली बार भी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कथकली किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा केरल का है, ठीक है। और ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम से याद रखना केरल, ठीक है, केरल का मोहिनी अट्टम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये देखो CGL 2023 में पूछा गया था, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है, ठीक है। और ये बात, ये टॉपिक श्योर है जो कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, लोक नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योर है। तो याद रखना बिहू जो है वो असम का है, ठीक है, CGL में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला है ये देखो CHSL 2018 में यक्षगान पूछा गया था कि यक्षगान जो है किस राज्य का है? लोक नृत्य। तो कर्नाटक से आप लोग याद रखना, यक्षगान कर्नाटक का है और CHSL 2018 में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। अगला है कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, तो कालबेलिया देखो एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो राजस्थान का है, याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी से संबंधित है। और ये CHSL 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था, यानी कि जितने भी फेमस वादक होते हैं श्योर है SSC एक क्वेश्चन पूछता है और लोक नृत्य से पूछता है, ठीक है। तो डांस हो गया और आपके वादक हो गए, तो SSC में एक क्वेश्चन श्योर है, सभी एग्जाम में पूछता है SSC की क्या बात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो का संबंध किससे? SSC J 2014 में क्वेश्चन था, पूछा गया था। तो अमीर खुसरो का संबंध जो है वो तबला से संबंधित है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग अमीर खुसरो की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का ये प्रसिद्ध कवि था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का ये प्रसिद्ध कवि था अमीर खुसरो, जो कि तबला से संबंधित है, यानी कि तबला बहुत अच्छा बजाते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बोट फेस्टिवल किस राज्य का है या किस राज्य में मनाया जाता है?
तो ये 2 एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, एक तो सीटेट 2022 में और एमटीएस 2017 में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। बोट फेस्टिवल तो किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य का है, तो केरल राज्य का है बोट फेस्टिवल, याद रखना है, ठीक है, जहन में रखना है। चलिए अगला है कि मोढेरा नृत्य किस राज्य का है, तो मोढेरा नृत्य किस राज्य का है, तो गुजरात का है। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि क्या पता अगर लोक नृत्य से क्वेश्चंस आया है तो जाहिर सी बात है किसी भी राज्य का लोक नृत्य पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, मोढेरा नृत्य गुजरात का है। अगला है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा, ये सुपरटेट 2019 में पूछा गया था एग्जाम में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये जिम कॉर्बेट। भारत का प्रथम या पहला राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हैं कि पहला राष्ट्रीय उद्यान था, और इसका पुराना नाम की अगर हम लोग बात करें तो हैली नेशनल पार्क, याद रखना है, हैली नेशनल पार्क याद रखना, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा क्लियर आंसर। अगला है कि दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। देखो हम लोग हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो आपके सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो दंपा टाइगर रिजर्व की बात करें तो मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम का दंपा टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर और राइट आंसर, ठीक है। अब पूछा जा रहा है एटंकी नेशनल पार्क, बताओ एटंकी नेशनल पार्क कहाँ का है या किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। एटंकी नागालैंड का है, ठीक है, नागालैंड में स्थित है। अगला है कि दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। याद रखना आप सभी को पता होगा, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि दिल्ली का जो राजपथ है और सेंट्रल विस्टा लॉन, इनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये एमपी पुलिस एसआई में 2016 में पूछा गया था कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। जितने भी फेमस मंदिर हैं कहाँ पर है आपको याद रखना है एक नज़र, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूके उत्तराखंड में है, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर। अगला है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका स्किप हो जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ना सॉल्व करें। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है, ठीक है। और ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जाहिर सी बात है जितने भी फेमस राइटर हैं, पुस्तक हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लोकनृत्य यानी कि हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे कि आपको कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे। मेरा तो यही उम्मीद है, ठीक है, मैंने यही कोशिश किया है इस सेशन में कि आपके हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आपके नज़रों के सामने गुजरते हुए जाएं और रिवीजन करते हुए आप जाएं कि कौन सा एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है ये फिर से पूछ दे, क्या भरोसा। तो याद रखना है, चयन में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपीपीसीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि भारत पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखना है, ठीक है, जहन में रखना है। ऐसा कोई टॉपिक से क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा जो आपको रिवीजन मैं ना कराऊं, ठीक है। सभी टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने शुरू किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। या किसके विरुद्ध शुरू किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चंस बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चंस बनेगा कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो किसने की थी सत्यम शिवम सुंदरम? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा शिवनंदन नौटियाल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला है कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सीजीएल 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, मसाई जनजाति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा तंजानिया में पाई जाती है। तो तंजानिया में मसाई जनजाति है भैया, याद रखना है, ठीक है। तंजानिया में मसाई जनजाति है, यानी कि मसाई जनजाति दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। दक्षिणी केन्या में भी पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें माउंट किलिमंजारो, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मैं हर तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आपको याद रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा सिडबी का जो मुख्यालय है तो लखनऊ में है भैया, ठीक है, लखनऊ में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था, 1954 में लागू किया था। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो 2017 में लागू किया गया था, ठीक है, 2017 में भारत में लागू किया गया था, याद रखना है, ठीक है। अगला है कि सालसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में सालसेट द्वीप? तो महाराष्ट्र का सालसेट द्वीप है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, क्लियर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें कि सबसे लंबी झील कौन सी है और कहाँ पर स्थित है, ठीक है, सबसे लंबी झील बतानी है कौन सी है और किस राज्य में स्थित है ये भी बतानी है। तो सबसे लंबी झील की अगर हम लोग बात करें तो बेमनाल झील कहाँ पर है? केरल में है। और वूलर झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, याद रखना। राजसमंद झील राजस्थान में है और सत्ताल झील उत्तराखंड में है। ये सभी झील हैं, किस राज्य में है, कहाँ पर है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था सबसे पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो उस समय भारत के वित्त मंत्री आर के षणमुगम चेट्टी ही थे। तो इनके द्वारा ही भारत का पहला केंद्रीय बजट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा आप लोग कमेंट में ये बताइए कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यानी कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? या इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम। अबुल कलाम जी का नाम याद रखना, ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक मौलाना अबुल कलाम की है। क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना जिसे मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो याद रखना इंडिया विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है, ठीक है, फेमस व्यक्ति हैं, याद रखना। अगला है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी फेमस है भैया, तो इनकी भी पुस्तक याद रखना है। अगला कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी, ठीक है। अगला है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना है, फेमस व्यक्ति हैं,
फेमस पुस्तक है, याद रखना। अगला है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, और यूपीपीसीएस 2023 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। जो लोग यूपीपीसीएस आरओ तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात जहन में रखना है कि गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल चिनाब नदी पर स्थित है। बनेगा कि 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा वीवी लक्ष्मण ने लिखी है। फेमस पुस्तक है और एसएसएल 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, तो याद रखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में तो पूछा जा चुका है, लेकिन यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ये कथक से संबंधित है। ठीक है, किससे, कथक से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर, इक्वाडोर, याद रखना। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। अब अगला है कि हेमा मालिनी का संबंध किससे है। एमटीएस 2022 में क्वेश्चंस पूछा गया था, तो किससे संबंधित है हेमा मालिनी, तो राइट आंसर हो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जिसको हमने कवर ना किया हो। अगला है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया था। एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ पहली बार मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया था। और अन्य बातें याद रखने के लिए आप लोग याद रखना चंद्रयान 3 के बारे में है कि लॉन्च 14 जुलाई 2023 को इसरो ने किया था और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से इसका सफल उड़ान किया गया था और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अगस्त को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और जहां पर उतरा था उसे शिव शक्ति कहा गया था और साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश भारत बना था। ठीक है, और कहां से इसको यानी कि उड़ान इसकी कहां से की गई थी, तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे उड़ान किया गया था। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत जो है वो चौथा देश बना है। इसके पहले अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो चौथा देश बन चुका है। लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश भारत है। आपको याद रखना चंद्रयान 3 से जुड़ी जानकारी है, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छे तरीके से जहन में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड भी हम लोग यहाँ पे कवर किया जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सेशन आपको शानदार लगा होगा, अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आज की शानदार क्लास कैसे लगी। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो सेशन को लाइक तो साथ ही साथ करना है और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल न्यू स्टडी IQ चैनल पर। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।